हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों को। इसके पीछे वाली क्लास में हम लोग 4.3 से पीछे जितने प्रश्न थे सभी प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। चलिए आज इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें एक पहले कुछ कंसेप्ट सीखिए। विविक्तकर निकालना, विविक्तकर कैसे निकाला जाता है, उसके बाद अपने टाइप को हम लोग स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए आपके सामने एक इक्वेशन दे दे कि 5x² प्लस 6x प्लस 7 बराबर 0। अब प्रश्न है इसका विविक्तकर ज्ञात कीजिए। तो पहला काम क्या करते हैं हम लोग, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। देखिए समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, अब देखिए x² के सामने क्या दे रहा है a, इधर x² के सामने कितना दे रहा है 5, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। अब देखिए x के सामने दे रहा है b, यहाँ x के सामने दे रहा है 6, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। और फिर देखिए कि c यहाँ पे कितना दे रहा है 7, तो c बराबर कितना आ जाएगा 7। अब देखिए विविक्तकर d बराबर क्या होता है, विविक्तकर d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, b क्या है यहाँ पे, b का वैल्यू है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुणे 5 गुणे 7। अब 6 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 36, माइनस 4 पचे 20, 20 का 7 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2 सत्ते 14, 140। अब 140 में से 140 में से 36 निकल गया तो माइनस का 104, तो विविक्तकर डी का वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 104। और कुछ एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझा रहा हूँ कि विविक्तकर कैसे ज्ञात किया जाएगा। यहीं पे देख लीजिए आप लोग। मान लीजिए यहाँ इक्वेशन ये आना देकर कुछ और दे दे, ठीक है, तो आपका चेंज क्या होगा, बाकी सब तो सेम ही रहेगा, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। देखिए मान लीजिए आपके सामने दे दे कि 3x² प्लस x प्लस 4 इजकल टू 0। अब कैश का विविक्तकर ज्ञात करिए, इसको ही मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। भाव x² के सामने कितना दे रहा है 3, तो यहाँ भी x² के सामने a का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। ठीक है, फिर देखिए x के सामने दे रहा है b, x के सामने क्या दे रहा है कुछ नहीं दे रहा, तो 1 देगा वहां पे, b का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 और c का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। तो आप कह सकते हैं विविक्तकर d बराबर b² माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना दे रहा हूं 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुणे 3 गुणे 4। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 4 3 12, 12 चौके 48, 48 में से 1 निकल गया तो 47। डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 47। ठीक है, तो एक बार और देख लीजिए, और एक बार और इसको मैं समझा दे रहा हूं। आपको इक्वेशन दे दे, समीकरण दे दे, अब प्रश्न बोले कि विविक्तकर ज्ञात कीजिए इसका। तो समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण का मतलब कितना होता है कि ऐसा समीकरण जिसका मैक्सिमम पावर कितना हो 2 हो, उसे क्या बोलेंगे द्विघात समीकरण। और मैक्सिमम पावर 1 होगा तो उसे क्या बोलेंगे रैखिक समीकरण। और मैक्सिमम पावर ये 3 होगा तो क्या बोलेंगे त्रिघात समीकरण। तो देखिए a बराबर 3, b बराबर 1 और c बराबर क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे देख लीजिए a का वैल्यू इसके सामने कुछ नहीं है, तो b का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा c का वैल्यू। वियुक्तकर d बराबर b² माइनस 4ac। b² का मतलब क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुणे 3 गुणे 4,
तो 4 3 12 4 3 12 12 चौके 48, 48 में से माइनस का 47 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप वियुक्त कर आराम से निकाल सकते हैं, वियुक्त कर में आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें होता क्या है, इसको मिटा के आगे बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए आगे। अब देखिए कुछ कंडीशन होता है, कंडीशन क्या होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक लाइन में बोल सकते हैं विविक्त कर, है ना, विविक्त कर डी का मान जो है, अभी विविक्त कर निकालना आप लोग सीखे हैं, है ना, विविक्त कर डी का मान जब 0 से बड़ा आएगा, 0 से बड़ा आने का मतलब क्या होगा, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा आएगा तब इसके मूल क्या निकलेंगे, दोनों असमान निकलेंगे और वास्तविक निकलेंगे। असमान का मतलब क्या हुआ, एक 4 आएगा तो एक 5 आ सकता है, एक 6 है तो एक 7 आ सकता है, एक 8 है तो एक 12 आ सकता है, दोनों असमान होंगे, एक समान नहीं होंगे, है ना। और दोनों को दोनों कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, दोनों असमान और कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। आगे ध्यान दीजिए, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आएगा, तब क्या होगा, दोनों मूल कैसे होंगे, समान होंगे और वास्तविक होंगे, दोनों मूल समान और वास्तविक होंगे। और एक कंडीशन और, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आएगा, 0 से छोटा आने का मतलब क्या हुआ, -3 आए, -4 आए, -5 आए, तो वे उस कंडीशन में कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा, कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, और तो क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे तो काल्पनिक होंगे। अब मैं कुछ कंडीशन आपको बता दूं, संख्या रेखा आप लोग सीखे होंगे ना बचपन में, संख्या रेखा, या संख्या रेखा हो गई, बीच में शून्य आता था, इधर 1 2 3 4 5 कहां तक वैल्यू जाता था, इनफाइनाइट तक, इधर -1 -2 -3 -4 -5, ये अभी कहां तक जाता था, इनफाइनाइट तक। ठीक है, देखिए जब 0 के बराबर आएगा वैल्यू, 0 के बराबर आएगा तो दो समान मूल होंगे और वास्तविक मूल होंगे। जब 0 से बड़ा आएगा, 0 से बड़ा आने का मतलब क्या हुआ, 0 के इधर जितनी संख्या है इसमें से कोई भी संख्या आ जाएगी, कोई भी संख्या मिल जाएगी। जब कोई भी संख्या मिल जाएगी तब क्या होगा कि दो असमान मूल होंगे और कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। और जब 0 से छोटा आएगा, मतलब इधर वाली संख्या -1 -2 -3 -4 इनफाइनाइट तक ऋणात्मक संख्याएं जब मिल जाएंगी आपको, तो कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा, अर्थात मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो यह बात आपको समझ आ रही है ना, वास्तविक कब होंगे, बराबर कब होंगे, असमान कैसे होंगे, काल्पनिक कैसे, इसके बारे में जानकारी आपको मिल चुकी है। ध्यान रखिएगा, दो असमान और वास्तविक मूल कब निकलेंगे, जब वियुक्त का डी का मान 0 से बड़ा होगा। आज जब डी का मान 0 के बराबर होगा, दोनों समान मूल निकलेंगे, वास्तविक मूल निकलेंगे। और डी का मान 0 से छोटा होगा तो काल्पनिक मूल निकलेगा, है ना। तो अब देखते हैं इसके बाद, इस पे प्रश्नों को थोड़ा देखिए आप लोग, अभी आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग शुरुआत करते हैं 4.3 के 1 नंबर प्रश्न से। 1 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक काम करिए कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताइए, मूलों की प्रकृति बताइए। यदि मूलों का अस्तित्व हो, मूलों का अस्तित्व यदि हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। 1 नंबर कह रहा है बाबू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हम लोग देख रहे हैं इससे मूलों की प्रकृति है क्या, मूलों की प्रकृति होगी क्या, इसको मानिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना किससे करने पे, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से 7x दिया बाबू, तो इसमें दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। चलिए 7x करके भी हम लगा देंगे, है ना। इसको देख लीजिए आप लोग, एनसीईआरटी वाली बुक में देख लीजिएगा, शायद ही दिया होगा, 7x दिया है। चलिए ठीक है,
तो इसको अभी 7x करके देखिए, अगर आप कॉन्सेप्ट सीखे रहेंगे तो 7x दे 4x दे कोई समस्या नहीं बनने वाला है, उससे सब आंसर हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो आप देखिए 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 पे हम इस तरीके आपको बता दे रहे हैं, यहाँ 7x रख के भी आप लगा लीजिएगा, काम आपका बन जाएगा। तो देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। x² के सामने कितना दे रहा है a, x² के सामने कितना दे रहा है 2, a बराबर क्या मिल गया आपको 2। यहाँ देखिए x के सामने कितना दे रहा है b, यहाँ x के सामने दे रहा है -3, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा -3, और c का वैल्यू कितना आ जाएगा c बराबर 5, है ना। अब बात करते हैं विविक्त कर की। विविक्त कर d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। b² का मतलब क्या हुआ -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुणे 2 गुणे 5, और 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 9, अब -4 2 9 8, 8 5 40, 40 में से 9 निकल गया तो कितना बचा, 40 में से 9 निकलेगा तो आपका बच जाएगा 31, माइनस का 31, मतलब डी का वैल्यू कितना आया, डी का वैल्यू कितना मिल गया आपको -31। तब डी का वैल्यू -31 का मतलब ये हुआ कि जो डी का मान है वह 0 से छोटा है, और जब डी का मान 0 से छोटा होगा तो मान कैसा होगा, लिख लेंगे मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक है। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपको कोई समस्या अब नहीं है, मूल कैसे काल्पनिक आपको मालूम चल चुका है। अब देखिए इसका 2 नंबर प्रश्न में समझिएगा आप लोग, 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो केवल मैं इसको मिटा दे रहा हूं, बाकी सब तरीका तो सेम रहेगा। देखिए ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। बस अब देखिए 2 नंबर क्या प्रश्न कर रहा है आपसे कि 3x² माइनस 4√3x, 3x² माइनस 4√3x, फिर दे रहा है आपसे कि +4 इजकल टू 0, +4 बराबर 0। बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 आप इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर बताइए x² के सामने दे रहा है a, x² के सामने कितना दे रहा है 3, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। यहां देखिए x के सामने -4√3, x के सामने b, तो b का वैल्यू -4√3, और c का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू 4, c का वैल्यू कितना मिल गया 4। ठीक है, अब देखते हैं आगे, एक बार और देख लीजिए, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4√3 और c का वैल्यू 4। इसमें विविक्त कर d का मान निकालिए, क्या होता है b² माइनस 4ac। b² का मतलब -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुणे 3 गुणे 4। देखिए माइनस स्क्वायर करें तो माइनस तो ऑलरेडी हट जाएंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 4 के स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 16 गुणे 3, और 16 का 3 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 48, -4 ते 12, 12 चौके 48, 48 में से 48 निकल गया, वैल्यू कितना आ गया 0। 48 में से 48 निकल गया तो वैल्यू कितना आ गया 0। और जब d का मान क्या होगा 0 के बराबर होगा, d का मान 0 के बराबर होगा तो मूल कैसे होंगे, मूल समान होंगे, समान व वास्तविक होंगे, मूल समान व वास्तविक होंगे। ठीक है ना, कैसे मूल समान व वास्तविक होंगे, जब d का मान 0 के बराबर आ जाएगा इसके मूल कैसे निकलेंगे, समान निकलेंगे और वास्तविक निकलेंगे। ठीक है, तो 2 नंबर प्रश्न में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसी के साथ आप लोग देख लीजिए 3 नंबर प्रश्न को, इसमें का 3 नंबर प्रश्न, तो हम इनको मिटा दे रहे हैं केवल, भाई सारा डाटा तो सेम रहने वाला है। देखिए ध्यान से,
कह रहा है कि 2x² माइनस 6x प्लस 3, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। एक वजह अगर आपको कॉन्सेप्ट सीख गए, कुछ है नहीं इन सही प्रश्नों में, है ना, बस एक तरीके आप सीख गए हैं, सारा उसी तरीके से लग रहा है। देखिए कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो बस आप दिमाग इधर उधर लगाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास कीजिए, रट्टा मारने का चक्कर नहीं, कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास कीजिए। तो समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पे बताइए, x² के सामने कितना दे रहा है 2, x² के सामने दे रहा है a, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, b का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 6 और c का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। d बराबर होता है b² माइनस 4ac, b² बोले तो बाबू माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुणे 2 गुणे 3 माइनस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 के 36। अब माइनस, तो देखिए एक बात ध्यान, माइनस 6 गुणे माइनस 6 का माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, 6 का 6 में गुणा करेंगे 36, तो 36 यहाँ पे लिख चुके हैं हम, ठीक है। माइनस 4 दूना 8, 8 3 क्या हो जाएगा 24, और 36 में से 24 निकल के क्या आ गया 12, 12 आ गया। अब एक बात बताइए कि d का वैल्यू कितना आया 12, आज d का जो मान है वह 0 से क्या है बड़ा है, d का मान 0 से बड़ा है, 12 है ना, मतलब 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे इसके, मूल असमान व वास्तविक होंगे, मूल असमान और कैसे होंगे वास्तविक होंगे, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको एक नंबर प्रश्न के जो 3 प्रश्न दिए हुए इसमें कोई समस्या आप लोगों को नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 2 नंबर प्रश्न के 2 प्रश्नों को। 2 नंबर प्रश्न को सुनिएगा आप लोग आराम से। पहला, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हों। जब मूल बराबर होने का कंडीशन क्या होता है, विविक्त का d बराबर 0 होता है, ये होता है ना भाई, विविक्त का d बराबर 0 जब निकलेगा तो मूल क्या होंगे बराबर होंगे। इक्वेशन आपको कितना दे रहा है 2x² प्लस kx प्लस 3, देखा जाए बाबू 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, ठीक है बाबू। इसको नीचे लिखा जाए, ठीक है। देखिए कह रहा है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। आपको k का मान बताना है कब, जब मूल बराबर होंगे तब। तो तुलना कर दिया जाए कि इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, x² के सामने दे रहा है a, x² के सामने दे रहा है 2, a बराबर क्या निकल जाएगा बाबू 2, x के सामने दे रहा है b, x के सामने दे रहा है k, तो b बराबर कितना निकल जाएगा k, और c बराबर कितना निकल जाएगा बाबू 3, c बराबर 3, ठीक है। जब मूल बराबर हो, जब मूल बराबर हों, जब मूल बराबर हों तब विविक्त कर d बराबर क्या निकलता है 0, d का वैल्यू कितना होता है बाबू b² माइनस 4ac बराबर क्या मानेंगे 0, b का वैल्यू कितना दे रहा है k का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुणे 2 गुणे 3 बराबर 0, कह सकते हैं k², 4 दूना 8, 8 तिरिके 24, 24 बराबर 0, माइनस का 24 इधर आके प्लस का 24 हो जाएगा, तो लिख सकते हैं हम लोग कि k बराबर k² बराबर 24। अब k² बराबर 24 को क्या लिख सकते हैं आप लोग 4 6 के 24 लिख सकते हैं ना बाबू, या फिर और आसान करिए 24 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अंडर और 24 का वर्ग करेंगे तो आपको 24 मिल जाए। देखिए स्क्वायर से स्क्वायर गायब, k का वैल्यू अंडर रूट में 24,
यही आपका आंसर हो गया। और इसको एक दो स्टेप बढ़ा दिया जाए, के का वैल्यू 24 को लिख सकते हैं आप लोग 4 गुणे 6। 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। तो 4 बाहर जब आए तो 2 के रूप में आएगा, तो के बराबर क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट में 6। ये आपका क्या निकल गया? आंसर है के बराबर 2√6। इस प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसी तरीके से एक और प्रश्न दे रहा है इसमें, उसको भी हम लोग इसी साथ सॉल्व कर दें। देखिए उसको हम इनको मिटा दे रहे हैं भाई, सारा बात तो वही रहेगा, और इनको मिटा दे रहे हैं यहां से। ठीक है बाबू। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है के एक्स -2 + 6, के एक्स -2 + 6 बराबर 0। ठीक है। अब देखिएगा के एक्स का इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? के एक्स स्क्वायर। के एक्स का इसमें गुणा करेंगे -2 के एक्स, अब +6 बराबर क्या हो गया? 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, जब कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको? x² के सामने दे रहा है a, x² के सामने दे रहा है k, a बराबर कितना आ जाएगा? k। x के सामने दे रहा है b, x है -2k, हो जाएगा -2k। और c का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू? 6। अब जब मूल बराबर होते हैं तो d बराबर क्या निकलता है? 0। मतलब b² - 4ac बराबर 0। b का वैल्यू बताइए? -2k का स्क्वायर। ठीक है बाबू। -4ac 4 गुणे a के 80 का वैल्यू कितना दे रहा है? 6 बराबर 0। -2 का स्क्वायर करें 2 दूना 4, तो 4k² माइनस 4 का 6 में गुणा करेंगे तो 4 छके 24 के बराबर 0। माइनस का 24 के इधर आके प्लस का 24 के हो जाएगा, तो कह सकते हैं हम लोग 4k² बराबर 24 के से कैंसिल हो गया ये स्क्वायर। देखिए इधर 2 को क्या है, इधर ये के, तो 1 के स्क्वायर को काट देगा। 4 एकम 4, 4 छके 24, के बराबर कितना आ गया अब? 6। तो जब मूल बराबर होंगे, जब मूल बराबर होंगे तो के का वैल्यू क्या निकल जाएगा? 6। तो इस प्रश्न में भी आपको कोई दिक्कत अब नहीं होगा। तो 2 नंबर प्रश्न का 1 नंबर और 2 नंबर दोनों प्रश्नों को हम लोग देख लिए। अब देखते हैं इसके बाद हम लोग 3 नंबर प्रश्न को। अब देखिए इसका 3 नंबर प्रश्न सुनिएगा। करे क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी हो, लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी हो, और क्षेत्रफल कितना हो? 800 वर्ग मीटर हो, है ना? यदि है तो लंबाई चौड़ाई दोनों ज्ञात करना है। ठीक है। अच्छा एक बात तो ये कि आम का बगिया बनाना, जैसे लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी हो, लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी हो, मान लीजिए कोई आयताकार बागीचा है। ठीक है बाबू। लंबाई मान लीजिए अगर लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, तो चौड़ाई x है तो लंबाई कितना मानेंगे बाबू? 2x मानेंगे। ठीक है। देखिए लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी हो गई, लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी हो गई, तो लिखेंगे माना लंबाई, या फिर ऐसे लिखिए माना बागीचे की चौड़ाई, बागीचे की चौड़ाई क्या हो जाएगा बाबू? यक्स। माना बागीचे की चौड़ाई क्या आ जाएगा? यक्स। लंबाई कितना हो जाएगा बाबू? लंबाई हो जाएगा 2x। अच्छा क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दे रहा है? 800, यहां रख दीजिए 800। लंबाई कितना दे रहा है बाबू? 2x, और चौड़ाई कितना दे रहा है? x। देखिए 2 एकम 2 और 2 चौके 8। यक्स का यक्स में गुणा करेंगे
तो गुणा करने का नियम आप लोग सीखे होंगे, इसीलिए बेसिक मैथ रेगुलर देखा करिए। बेसिक में सारा मैटर हम सिखा रहे हैं कैसे गुणा भाग किया जाता है चर संख्याओं का, ठीक है ना। तो देखिए यक्स का यक्स में गुणा करेंगे यक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 400। यक्स स्क्वायर 400 किस संख्या का वर्ग होता है 20 का, तो 20 का स्क्वायर स्क्वायर से गायब, यक्स बराबर कितना आ जाएगा अब 20। तो बताइए इस बागीचे की चौड़ाई कितना आ गया 20 मीटर और लंबाई कितना आ गया वो 20 दूना 40 मीटर। ये यहाँ पर क्या हो गया बाबू आंसर हो गया। तो तीन प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, चौड़ाई यक्स मीटर, लंबाई 2x मीटर, मतलब चौड़ाई 20 मीटर, लंबाई 2x। गुणा करके देख लीजिए 40 का 20 में गुणा करें क्या आ जाएगा 800, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में कोई आपको समस्या नहीं होगा। अब देखते हैं इसके बाद वाले प्रश्न को। अब देखिए इसका 4 नंबर प्रश्न को समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहे क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। केकर वर्तमान आयु, देखिए कह रहा दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्रों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल कितना था 48 वर्ष था। तो देखा जाए बाबू दो मित्रों की आयु का योग कितना दे रहा है 20 वर्ष। देखिए दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, इसका मतलब ये हुआ कि एक की उम्र जब 10 वर्ष होगी तो दूसरे की उम्र भी 10 वर्ष होगी। एक की उम्र 8 वर्ष होगी, दूसरे की उम्र 12 वर्ष होगी। एक की उम्र 3 वर्ष होगी तो दूसरे की उम्र कितनी होगी बाबू 17 वर्ष होगी। तभी नहीं योग कितना होगा 20 होगा, होगा ना। तो मान लीजिए कि पहले मित्र की आयु का उम्र हमें मालूम है नहीं, तो माना पहले व्यक्ति की आयु का, पहले व्यक्ति की आयु माना पहले मित्र लिखोगे मित्र की आयु क्या मानेंगे बाबू यक्स वर्ष, और दूसरे मित्र की उम्र कितनी हो जाएगी बाबू, दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगा, दोनों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष। एक का यक्स है तो दूसरे क्या हो जाएगा 20 माइनस यक्स। अब कह रहे हैं कि 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। आज अब देखिए 4 वर्ष पहले लिख दीजिए यहाँ पे 4 वर्ष पहले। एक बात बताइए कि आज यदि मेरी उम्र 20 वर्ष है तो 4 वर्ष पहले कितना था 16 वर्ष था, है ना। आज यदि हमारी उम्र 15 वर्ष है तो 4 वर्ष पहले कितना था 11 वर्ष था ना बाबू। अगर आज हमारी उम्र 10 वर्ष है तो 4 वर्ष पहले कितना था 6 वर्ष था, है ना। सेम उसी तरह मतलब पीछे जाने के लिए हम माइनस कर रहे हैं। अगर आज हमारी उम्र यक्स वर्ष है तो 4 वर्ष पहले कितनी होगी यक्स माइनस 4 वर्ष होगी कि नहीं होगी, होगी। अगर आज हमारी उम्र 20 माइनस यक्स वर्ष है तो 4 वर्ष पहले 20 माइनस यक्स माइनस 4 वर्ष, 20 में 4 निकल गया तो 16 माइनस यक्स वर्ष होगी बाबू। अब कर इनका गुणनफल कितना दे रहा है 48 दे रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या करे यक्स माइनस 4 और 16 माइनस यक्स कितना दे रहा है बाबू 48। यक्स का 16 में गुणा करेंगे 16 यक्स, यक्स का यक्स में गुणा करेंगे यक्स स्क्वायर। 4 का 16 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 64। 4 का यक्स में गुणा करेंगे 4 यक्स प्लस का 4 एक्स हो जाएगा बाबू बराबर 48 का 48। अब इनका कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। देखिए 16 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 20 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर। देखिए प्लस का 48 इसके पास आके माइनस का 48 हो जाएगा। तो 64 में 48 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बाबू माइनस का जोड़ दीजिए यहीं पे तो सीधा। 8 में 4 जोड़ेंगे 12 का 2 और 112 बराबर कितना आ गया वो 0। अब इनको थोड़ा अवरोही क्रम में कर दिया जाए तो अवरोही क्रम में करें तो क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20 एक्स माइनस 112 बराबर
0। अब एक काम करते हैं, दोनों पक्षों में से माइनस कॉमन ले रहे हैं। अब माइनस कॉमन नहीं लेंगे तो अभी इसका फैक्टर कर दीजिए, बात आपका सेम आएगा, यक्स का वैल्यू निकलना चाहिए। अच्छा, यक्स का वैल्यू निकलने का मतलब मूल निकलेंगे, कैसे निकलेगा मूल, इसका कंडीशन क्या हो सकता है? पहला, अगर डी का वैल्यू 0 आ गया तो बराबर मूल निकलेंगे। अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा आ गया तो वास्तविक मूल निकलेगा और असमान मूल निकलेगा। और डी का वैल्यू 0 से छोटा आ गया तब क्या होगा? मूल काल्पनिक होंगे। तो हम डी का वैल्यू निकाल कर चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि वैल्यू निकलेगा। अगर ऋणात्मक आ गया तो कोई हल निकल भी नहीं करेगा, अगर धनात्मक आया तो निकलेगा वैल्यू। तो चेक किया जाए, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, समीकरण 1 की तुलना इससे करने पर बाबू ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर बताइए, x² के सामने x² के सामने क्या है? वो -1, a का वैल्यू -1, ठीक है बाबू। उसके बाद b का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे? 20। और c का वैल्यू कितना है? -112। अब तो विविक्त का d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। बताइए, b² मतलब 20 का स्क्वायर -4ac, 4 गुणे 1 गुणे 112। यहाँ -1 होगा ना बाबू, यहाँ -1 लगा दे रहे हैं, यहाँ भी -1 गुणे -112। 20 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 400, माइनस माइनस मिलके प्लस, फिर प्लस माइनस मिलके माइनस। 112 का 4 में गुणा करेंगे 448। वैल्यू 448 में से 40 निकल गया तो वैल्यू कितना आ जाएगा? -48। तो डी का जो वैल्यू है कितना आ गया? -48। अब डी का वैल्यू -48 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि डी का वैल्यू ऋणात्मक आ गया, डी का वैल्यू 0 से छोटा आ गया। जब 0 से छोटा आ गया तो क्या होगा? मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे, और इसका कोई मूल नहीं निकाला। प्रश्न यही कह रहा था ना कि अस्तित्व है कि नहीं है, तो अस्तित्व नहीं है इसका। लिख दीजिए यहाँ पर, निम्न स्थिति संभव नहीं है, निम्न स्थिति संभव नहीं, लिखें स्थिति, अतः निम्न स्थिति संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है बाबू? क्योंकि डी का मान 0 से छोटा है, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं होगी। ठीक है, तो 4 नंबर प्रश्न में भी कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब 5 नंबर प्रश्न आप लोगों का होमवर्क रहेगा, 5 नंबर प्रश्न आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आगे वाले अगले, अब हमारे अनुसार 4 नंबर चैप्टर समाप्त हो गए ना, अगले क्लास हम लोग देखेंगे क्या? 5 नंबर चैप्टर को। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाद में देखते हैं हम लोग।